देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री अध्याय 2 अम्ल, क्षारक या क्षार एवं लवण। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आज ये अम्ल, क्षार और लवण का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो आज हम लोग यही से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और बेसिक तरीके से आप लोग को बताया जाएगा आसान भाषा में, तो आप लोग देखना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट ये है कि रसायन शास्त्रियों के अनुसार, मतलब जो रसायन वैज्ञानिक जो होते हैं उनके अनुसार प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उदासीनता उत्पन्न करते हैं। यानी कि कुछ वैज्ञानिक बोले हैं, कुछ रसायन शास्त्री बोले हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो उदासीनता उत्पन्न करते हैं। यह पदार्थ अम्ल और क्षारक है। जो भी पदार्थ उदासीनता उत्पन्न करता है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं चाहे क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं चाहे क्षारक होते हैं। दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि अम्ल, तो अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं ना। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, कौन सा भाषा? लैटिन भाषा एसिडस से हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन भाषा से एसिडस से हुआ है। किसका उत्पत्ति? एसिड की उत्पत्ति। अब इससे हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है भाई? एसिडस का मतलब होता क्या है लैटिन भाषा में? तो वहां पे होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा, जिसको लोग सोर बोलते हैं ना। अम्ल का मतलब क्या होता है? कौन भाषा में? लैटिन भाषा में। तो लैटिन भाषा में अम्ल का मतलब होता है खट्टा, यानी खट्टा पदार्थ। क्या होता है? खट्टा पदार्थ। ठीक है। अर्थात प्रारंभ से ही सभी अम्ल खट्टे पाए गए। अरे जिस समय अम्ल की खोज हुआ था उस समय अम्ल की प्रकृति कैसी थी? खट्टा था। जिस समय अम्ल का खोज हुआ, जिसमें अम्ल की शुरुआत हुई थी, उसमें सारे अम्ल कैसे थे? खट्टे थे। लेकिन बाद में इसका स्वाद में चेंजिंग हो गया। जब फिर दूसरा खोजा गया तो स्वाद में चेंजिंग हो गया। क्षारक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से, क्षारक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा, अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा। याद रखना है, क्षारक शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा। कौन सा भाई शब्द से हुआ? अलकली। अलकली मतलब अनारकली ना। चलो, अलकली से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पौधों का राख या भस्म। यानी अलकली का मतलब क्या होता है? पौधों का राख या भस्म। जैसे कि हम लोग जब खाना बनाते जो राख बचता है ना, वो भस्म, क्या है? भस्म है। उसी को हम लोग भस्म या क्षारक बोलते हैं। बोले यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर बोलते हैं अम्ल शब्द जो है किससे बना है? लैटिन भाषा से एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और ये जो क्षारक है इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है? अरबी भाषा। कौन सा शब्द से? अलकली शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पौधों का राख या भस्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें थोड़ा सा कुछ समझना, कुछ पॉइंट को देखिए। वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए अम्ल और क्षारक की परिभाषा को लिखें। यानी कुछ जब वैज्ञानिक आए तो अपने अपने अनुसार अम्ल और क्षारक की परिभाषा को बताए। यानी अपने अपने अनुसार अपने अपने मत को दिए कि नहीं, इसको हम अम्ल बोलते हैं, उसको हम क्षार बोलते हैं, है ना। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? 1680 ईस्वी में किसने आए? 1680 ईस्वी में कौन आए? रॉबर्ट बोयल आए। रॉबर्ट बोयल आए। उन्होंने क्या दिया? परिभाषा दिया। किसकी? अम्ल की। क्या दिया? उन्होंने बोला कि अम्ल एक वैसा पदार्थ है। इन्होंने परिभाषा दिया कि अम्ल एक वैसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। किसने बोले? रॉबर्ट बोयल के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। यानी कि अम्ल एक वैसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। जब इसको हम जल में घोल देंगे तो घोलने के बाद इसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा। किसका? अम्ल का स्वाद खट्टा होगा।
तथा यह धातुओं से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये किसने बोले? ये बात को जो बोलने वाले कौन है? रॉबर्ट बोयल बोलने वाले हैं। क्या बोले कि अम्ल एक वैसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, और जो धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। बोले यहां तक किसी को डाउट है इस पॉइंट में? नहीं है। अगला पॉइंट ये है, फिर 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में रुवेल द्वारा, रुवेल आए, कौन आए? रुवेल, वैज्ञानिक का नाम है रुवेल। कौन आए? रुवेल आए। इन्होंने क्षारक की परिभाषा दी। ये अम्ल के परिभाषा दिए और इन्होंने क्षारक की परिभाषा दिए। क्या बोले कि क्षारक एक वैसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि इसी के अनुसार इन्होंने क्या किए? एक परिभाषा उल्टा कर दिए, परिभाषा डाल दिए। यानी ये बोले कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दो उसको अम्ल कहते हैं। इन्होंने बोले नहीं, लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर दो वो क्षार होता है। ठीक है, क्या बोला? नीले लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, क्या बोलते उसको? क्षार या क्षारक कहते हैं। इसका स्वाद तीखा होता है, मतलब कड़वापन होता है, कड़वापन होता है ना, तीखा टाइप का। यह साबुन की तरह चिकना और मुलायम होता है। ये जो होते हैं क्षारक जो होते हैं साबुन की तरह चिकना और मुलायम होते हैं। अब ये कैसे हम लोग जानेंगे? घर जाएगा ना, हम लोग घर में प्रयोग करना। जो राख होता है ना, जो अवशेष बचता है जो खाना पकने के बाद, उसको हाथ में लगा देखना, थोड़ा पिछलता है वो, लगा देखना, उसको समझ में आएगा। नहीं साबुन तो नहीं, क्या होता है? चिकनापन और मुलायम होता है। बोलिए यहां तक क्लियर है? और उसके बाद कौन आए? 1787 में किन्होंने आए? लेबोजियर, आत्मा एल लेबोजियर, एल लेबोजियर इसका पूरा नाम है, लेबोजियर ही बोलते हैं। अब ये इन्होंने आए, इन्होंने अम्ल की परिभाषा दिया। क्या दिए? अम्ल की परिभाषा दिए। और उन्होंने क्या बोले? अम्लों में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब अम्ल उसको बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। अगर जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो अम्ल नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो अम्ल नहीं है। कौन बोले? लेबोजियर जी बोले। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए फिर किसने आए? उसके बाद आए 1816 ईस्वी में एडवर्ड डेवी। एडवर्ड डेवी, एडवर्ड डेवी जो है क्या बोले? इन्होंने अम्ल की परिभाषा दिया। क्या बोला है? अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है। फिर देखिए क्या क्या बोला गया, इधर क्या बोला देखिए। लेबोजियर बोले क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, ये बोले उसमें ऑक्सीजन होना जरूरी है। अब इन्होंने क्या बोले? इन्होंने बोले हैं कि हाइड्रोजन की जरूरी है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो अम्ल नहीं होगा। अगला कौन आए? 1838 ईस्वी में लिविंग आए। किन्होंने आए? लिविंग आए। और लिविंग क्या बोले? किनकी परिभाषा दिया? अम्ल की। वो क्या बोले अम्ल के बारे में? कि अम्ल एक वैसा यौगिक या पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति आवश्यक तो है। बोला जो ये बोले एडवर्ड डेवी जो बोले वही शब्द इन्होंने दोहराए। अम्ल एक वैसा यौगिक या पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन की परमाणु उपस्थित होना आवश्यक है। हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन परमाणु को धातुओं के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। मतलब इस हाइड्रोजन को धातु के द्वारा हटा सकता है, उसको अलग कर सकता है, उसको अलग बैठा सकता है। ये किसने बोले? लिविंग बोले। लिविंग के अनुसार ये क्या हो गया? अम्ल की परिभाषा हो गई। इसको भी हम एग्जाम में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? हम सभी परिभाषा को लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका परिभाषा नीचे देंगे हम। उसके बाद कौन आए? आरहेनियस आए। कौन आए? आरहेनियस भी अम्ल की परिभाषा दिए। वो क्या बोले? कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन मतलब H+, मतलब H+ उत्पन्न करती है, उसे अम्ल कहते हैं। और सबसे बेस्ट बात यही बोले हैं आरहेनियस जी, है ना।
आरहेनियस जी क्या बोले कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर या जल से अभिक्रिया करने पर वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। बोलिए, समझ में आ गया सभी को? डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किन्होंने आए, कौन आए? नेक्स्ट आए हैं आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा, यानी कि आरहेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा, अभी अम्ल का परिभाषा दिया, फिर इन्होंने दोनों का परिभाषा दिया। क्षारक के भी बारे में बोले, क्या बोले हैं कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस यानी OH माइनस प्रदान करे या उत्पन्न करती है, उसे अम्ल कहते, क्षारक कहते, उसे क्षारक कहते, क्या कहते उसको? उसे क्षारक कहते हैं। यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे उसे क्षारक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब 8वां पॉइंट है, 1811 ईस्वी में एडमंड डेवी के अनुसार, उसी वक्त ये भी बोले कि कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, पाए जाते हैं। पहले ये एडमंड डेवी क्या बोले, याद देखिए, 1816 में बोले थे, या क्या बोले 1811 में बोले, लेकिन पहले बात यही बोला गया कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाते तो भैया पाया क्या जाता है, या क्या बोले, उसमें हाइड्रोजन उपस्थिति होना जरूरी है। और ये सिद्ध करके दिखा दिए कि देखिए ये सब है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये क्या बोले कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं भी हो तो वो क्या होते हैं, अम्ल कहे जाते हैं वो। दूसरा है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, देखो हाइड्रोजन है। अब क्या है हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, मतलब इसमें सब में क्या हाइड्रोजन है ना, सभी में हाइड्रोजन है ना। इसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां से मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है और यहां से हम लोग एक का क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेसिक तरीके से, अच्छा ढंग से। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत VVI है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का क्या रहा है, एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है। अम्ल क्या है, यानी कि अम्ल किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुण, माने इसके भौतिक गुण क्या क्या है, और रासायनिक गुण क्या क्या है, और इसका उपयोग क्या है। चार क्वेश्चन एक साथ में दिए हैं, 4 क्वेश्चन है ना। हालांकि एग्जाम में एक साथ नहीं पूछेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है, इसलिए हम एक में डाल दिए, अलग अलग लिख सकते हो। अगर बोलेगा अम्ल किसे कहते हैं, सिर्फ बोलेगा अम्ल क्या है या अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखना है, अम्ल एक वैसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जिसका स्वाद खट्टा होता है, यह प्रायः द्रव की अवस्था में पाया जाता है। यानी कि अम्ल अधिकतर, अम्ल जो है ज्यादातर द्रव अवस्था में ही होता है, द्रव अवस्था में ही होता है। जैसे कि हम लोग को चिट्टी काट लिया, चिट्टी नहीं होता है, जिसको बिरनी बोलते हैं, बिरनी बोलते हैं ना, या बिच्छू, बिच्छू के डंक में क्या होता है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। तो उस जो ही डंक मारा तो हमारे शरीर में क्या गया, फॉर्मिक अम्ल चला गया। किस रूप में, लिक्विड रूप में, लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में चला गया, और हमको क्या होता है, उस जगह जलन होने लगता है ना, पूरा दर्द होने लगता है ना। तो हम समझते हैं कि हमको बिच्छू डंक मार दिया है। तो वो अम्ल कैसे होते, प्रायः द्रव अवस्था में होते हैं। एक शब्द समझिए, पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर उसे क्या कहते हैं, तो समझिए, देखो एक ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखिए, इस ट्रिक को याद रखिए। अनीला, अनीला, आ का मतलब क्या होता है, अम्ल, क्या होता है ये, अम्ल। नी का मतलब क्या होता है, नीला, नीला। ला का मतलब क्या होता है, लाल, लाल होता है ना। देखिए जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे क्या कहते हैं, अम्ल। बोलिए, यहां समझ में आ गया, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे क्या कहते हैं,
अम्ल कहते हैं। ट्रिक याद रखिए, अनीला, अनीला याद रहेगा, कितने याद रहेगा, याद रहेगा ना। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। देखिए अब आगे क्या है, इसका भौतिक गुण, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भौतिक गुण, यानी कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है, अम्ल के भौतिक गुण है क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए अब अम्ल के भौतिक गुण, पहला नंबर इसका गंध तीखा होता है। अम्ल का जो गंध होते हैं वो तीखा होता है, क्या होता है, तीखा होता है। दूसरा पॉइंट है यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। नंबर तीसरा, यह प्रायः द्रव की अवस्था में पाया जाता है। अम्ल किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। नंबर चौथा क्या है, यह त्वचा और कपड़ा को जला देता है। देखा होगा आप लोग फिल्म में, है ना, कोई गुंडा उंडा आता है किसी के ऊपर छिड़क देता है तो उसका चेहरा जल जाता है, वो क्या है, एसिड है, वो अम्ल है, वो क्या है, अम्ल है, अम्ल है ना। जैसे कि हम लोग जो बैटरी होता है घरों में, है ना, उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। घरों में जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। जो बैटरी लगा होता है ना, तो कौन अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। तो घर में जो बैटरी लगा होता है, जो डालते हम लोग पानी, तो क्या होता है, अम्ल होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को डालिए कपड़ा के ऊपर, क्या कर देगा, वो कपड़ा को जला देगा। यहाँ बोला है पॉइंट क्या, 4, यह त्वचा और कपड़ा को जला देता है। नंबर 5वां क्या है, यह जल में विलय होता है। अम्ल क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में घुलता है, जल में घुलने वाला होता है। देखिए फिर से हम रिवाइजिंग करते हैं। पहला पॉइंट, यह स्वाद में तीखा होता है। दूसरा पॉइंट, नहीं, यह गंध में तीखा होता है। नंबर 2, स्वाद में खट्टा होता है। नंबर 3, यह द्रव अवस्था में होता है। नंबर 4, यह कपड़ा और त्वचा को यानी चमड़ा को जला देता है। नंबर 5, जल में विलय होता है। याद हो गया सबको, याद हो गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस चैनल में जितने भी नए हैं सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसका रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अम्ल के रासायनिक गुण होते क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अम्ल के रासायनिक गुण, ये क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण। देखिए तो अम्ल के रासायनिक गुण पहला क्या है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया तो करता है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है, तो धातु से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, कुछ तो बनाता होगा ना। जब अभिक्रिया होता है तो कुछ बनता है, जैसे कि दूध, जब दूध और ये नींबू जब अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, दही बनता है, नहीं बनता है ना। कोई लोहा है अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, क्या करता है, संक्षारक कर देता है, जंग लगा देता है। तो अभिक्रिया करने के बाद कुछ न कुछ होता है, कुछ न कुछ बनता है। तो जब धातु अभिक्रिया करेगा किससे, जब अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा धातु क्या बनाएगा, जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से होती है, जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से होती है, किससे होती है, धातुओं से होती है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती। लवण का मतलब क्या, जो घुले जिसको हम घोल सकते हैं उसको लवण कहते हैं, उसका कहते हैं लवण कहते। देखिए हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए यह है रासायनिक अभिक्रिया, किसकी है भाई, अम्ल की। तो अम्ल का जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो पहला क्या है, धातुओं से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन और लवण। देखिए यहां पे लिखे हैं जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से होती है तो लवण
और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, गैस निकलती है। देखिए Na क्या है? सोडियम, और सोडियम क्या है? धातु। ये क्या है? धातु। HCl इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान देना है। जब धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो क्या बन गया? लवण। ये क्या बन गया? लवण। लवण ये क्या है? लवण किसको बोलते? जिसको घोल सकते हैं ना, जो घुला अवस्था में हो सके। लवण, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब ये लवण जो सोडियम क्लोराइड बना है, उसके बाद क्या बना? हाइड्रोजन गैस। ये क्या बना है? हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुआ है जब धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुआ है। क्या बना? सोडियम क्लोराइड, यानी कि लवण बना है और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। अब देखो Mg, ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। और H2SO4 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो। जगह नहीं इस जगह लिखने के लिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। बोलिए, उदाहरण समझ में आ गया है? एक और बचा है ZnHNO3। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जब जिंक की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या बनेगा? जिंक प्लस नाइट्रिक, अरे गलत हो गया, यहां होगा जिंक नाइट्रेट होगा ना, ऐसा गलत लिखा गया है। अब प्लस में हाइड्रोजन होगा, प्लस में हाइड्रोजन होगा, अलग से होगा। ये दोनों एक ही में होगा, जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 में ये क्या चल रहा है? अम्लों का रासायनिक गुण। दूसरा नंबर गुण क्या है? दूसरा नंबर गुण ये है, देखिए, जब धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया किया जाए, जब धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया किया जाए तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब अम्लों की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से होती है, बोला धातु के जब कार्बोनेट से जब अभिक्रिया होती है, कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CO3 को। जब धातु में CO3 जुड़ा हुआ हो तो कार्बोनेट बोलते हैं। जब धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया हो तो लवण बनता है और जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, ठीक है। अब देखो, इसमें लगता संख्या गलत है, लगता है MgCO3, MgCO3 क्या हुआ? H2SO4, समझ गए, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है? लवण। ये क्या है? लवण। और H2O ये क्या है? जल। और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से हो तो क्या बनेगा? जिंक तो बनेगा। पॉइंट गलत है कार्य, चलो एक समझा दिए ना, चलो पॉइंट देखना, इस पॉइंट को देखना पड़ेगा, ठीक है, माफ करना, गलत लिखा गया है। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में है धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने के बाद अम्ल क्या रिएक्शन देता है? जब अम्लों की अभिक्रिया धातु की बाइकार्बोनेट से होती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है।
देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बन गया लवण, क्या बन गया जल, क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है। दूसरा क्या है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, किससे होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि क्या है लवण, जो कि क्या है लवण, और क्या बन गया जल, ये क्या बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गया। बोलिए क्लियर है, दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलिए अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किससे हो नाइट्रिक अम्ल से हो, किससे हो नाइट्रिक अम्ल से हो, क्या बनेगा कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। और ये क्या है लवण है, ये क्या है लवण है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस बना, उसके बाद क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। बोलिए यहाँ तक डाउट है किसी को, एग्जाम में पूछे क्या इतना लिखना है सर, बिल्कुल इतना नहीं लिखना है। लिखना क्या है कुछ नहीं लिखना है। नंबर 3 में अगर लिखेंगे, लिखेंगे धातु, धातु के अम्ल, ऐसे लिखेंगे अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु, धातु के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से होती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस निकलती है, गैस निकलती है। बस ऐसा लिखना, बस पॉइंट 3 क्लियर है ना। अगर उदाहरण दे पाते तो उदाहरण दे दो, अगर नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम समझाने के, इतना जो विवरण लिए है ना, हम समझाने के लिए इतना हम लिए हैं। किसी को डाउट नहीं है लिख देगा। तो सर 2 में क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हो जाएगा, लिख लेगा। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है तो क्या बनती है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है। चलो अगला नंबर 4, नंबर 4 में यह है जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा। तो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया हो तब क्या बनेगा, जब अम्लों की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है लवण और जल बनता है। देखिए Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड क्या किससे अभिक्रिया, देखो सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो, किससे हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, या क्या बोला है लवण बनेगा और जल बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का लवण है ना, और ये क्या बन गया जल बन गया। क्लियर है। ये क्या है लवण और ये जल, किसी को डाउट है नहीं ना। फिर ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बन गया कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या होता है लवण, और क्या बन गया जल बन गया। क्लियर है। डाउट किसी को है नहीं ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है कैल्शियम सल्फेट और जल का निर्माण होता है या बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है जब क्षारक से अभिक्रिया कराया जाए अम्ल को तो क्या होगा। अगर अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाया जाए तो क्या बनेगा। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से होती है तो लवण और जल बनता है। ध्यान में रखिएगा, कभी भी अम्ल और क्षार आपस में
रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, लवण और। इसमें ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है। ये है क्या, देखिए ये जो है क्षारक है, ये क्या है, क्षारक है, और ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है ना। ये कौन क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो जान रहे, पीछे हम लिख चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से होती है लवण और जल बनता है, NaCl लवण और जल H2O। किसी को डाउट है तो बोलो, डाउट है नहीं ना। अब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, किससे होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। तो पोटेशियम सल्फेट जो कि लवण है और जल का निर्माण होता है। बोलिए, डाउट है, डाउट है किसी को, डाउट नहीं ना है, प्रॉब्लम दिक्कत, किंतु परंतु कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल का उपयोग क्या होता है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, चौथा क्वेश्चन में आए। पहला क्वेश्चन क्या था, अम्ल क्या है, अम्ल क्या है। दूसरा में क्या था, अम्ल के भौतिक गुण। तीसरा में अम्ल के रासायनिक गुण। चौथा में उपयोग, यानी अम्ल का उपयोग हम लोग कहां कहां करेंगे, अम्ल का उपयोग हम लोग कहां कहां करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए अम्ल के उपयोग क्या है, ध्यान दीजिएगा। अम्ल का उपयोग पहला है, इसका उपयोग संचायक बैटरी बनाने में किया जाता है, यानी कि अम्ल का उपयोग चार्जेबल बैटरी में किया जाता है। जिस बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं उसमें पानी डाला जाता है ना, चार्जेबल बैटरी, इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग जो है आभूषण की सफाई में किया जाता है। आभूषण बुझते हैं आप लोग, अरे जेवर उबर को साफ करने में, है ना, जेवर बुझते हो, जो कान गला में पहनता है, नाक में, कान में, है ना, आंखें पहनता है, नहीं ना, तो जो जेवर पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, जेवर बोलते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 3, इसका उपयोग जो है बाथरूम सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग जो है बाथरूम की सफाई में किया जाता है। क्लियर है, अरे जो बाथरूम की सफाई करने में जो क्लीनर जो होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, वो क्या होता है, अम्ल होता है। उसे साफ किया जाता है, जंग लगा हुआ चीज को उसको हटा देता है, जंग लगा चीज को हटा तो उसको नया कर देता है, ठीक ना। अगला क्या है, इसका उपयोग जो है विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी, अम्ल का उपयोग जो है विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका उपयोग जो है रंग उद्योग, यानी इसका उपयोग रंग की फैक्ट्री में भी किया जाता है, यानी जहां रंग का उत्पादन होता है ना वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट में है इसका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरक, इसका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरक में किया जाता है, माने जहां पे खाद उर्वरक बनता है ना, यूरिया वगैरह जहां बनता है वहां पे इसका उपयोग, अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर समझिए पहला उपयोग क्या है, इसको भी ग्राउंड में ही मार देते सही रहेगा ना। पहला उपयोग क्या है, इसका उपयोग जो है इसका उपयोग जो है पहला है, इसका उपयोग संचायक बैटरी बनाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है आभूषण की सफाई में किया जाता है। बोलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि अम्ल होता क्या है, अम्ल होता क्या, समझ चुके अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार होते हैं, अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं, प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, इसको समझना। देखिए क्वेश्चन है कि दुर्बल अम्ल, ये अम्ल कितने प्रकार के होते हैं,
है ना। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखिए दुर्बल अम्ल, है ना, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। पहले हम परबल अम्ल के बारे में जानेंगे। यानी परबल मैंने क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल। तो मजबूत अम्ल और वीक, कमजोर अम्ल, दोनों के बारे में जानेंगे। परबल अम्ल क्या है, देखिए वैसे अम्ल जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है। जो मजबूत अम्ल होता है ना, वो पानी में घुल जाता है पूर्ण रूप से, अब शेष छोटा नहीं है। इन्हें कि घोले कुछ शेष बच जाए, शेष बचता नहीं है, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा। ठीक है, यानी कि परबल अम्ल क्या होते हैं, उसको पानी में घोलने के बाद वो पूरा पूरी घुल जाता है, और घोलने के बाद पानी में घुलकर क्या देता भाई, हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है, उसे परबल अम्ल कहते हैं। देखिए परबल अम्ल कौन कौन से हैं, हम लिख भी दिए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परबल अम्ल HCl, ठीक है। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके बाद में है नाइट्रिक अम्ल HNO3, उसके बाद में है क्लोरिक अम्ल, HClO3, ये क्या है, क्लोरिक अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परबल अम्ल बोलते हैं। परबल अम्ल की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, मेन रूप से 4 ही आता है, ज्यादा आता नहीं है, लेकिन 4 ही मानेंगे हम लोग। चलते नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट में क्या है, वीक एसिड, कमजोर अम्ल, कमजोर अम्ल। तो कमजोर अम्ल होता क्या है, कमजोर अम्ल होता क्या है, कमजोर अम्ल कहते किसको है, देखिए ध्यान से। वैसे अम्ल जिसे पानी में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। वैसे अम्ल जिसे पानी में घोलने पर, कहां घोलने पर, पानी में घोलने पर, जल में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। सर आंशिक का मतलब नहीं समझे, आंशिक का मतलब होता है कि पूरा नहीं घुलेगा, कुछ कुछ घुलेगा, कुछ कुछ अवशेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा, उसी को बोलते हैं आंशिक रूप से। क्या बोलते हैं उसको, आंशिक रूप से घुलता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं, देखिए फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, क्या है फास्फोरिक अम्ल, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, क्या H3PO4। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH। और ये सब चीज को हम पढ़ा चुके हैं कहां पे, बेसिक में। पहला चैप्टर का जो बेसिक लिए थे वहां पे हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में, लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ाए हैं हम, वहां जाके इसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्या समझ में आ गया है यहां तक, आगे बढ़े। देखिए अब हम क्वेश्चन अगला पढ़ेंगे। क्या होता है जब अधिक देर तक चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। देखो बोला है क्वेश्चन, क्या होगा जब ज्यादा देर तक चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए। बोला कि क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, देखिए जब चूना जल में अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, जब चूना जल में अधिक देर तक कार्बन ऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। बोला कि जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना,
कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, एवं उजला रंग समाप्त हो जाता है। उजला रंग क्या होता है? समाप्त हो जाता है। देखिए, कैल्शियम, ये क्या लिखे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या किए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए ना, बहुत देर तक प्रवाहित किए। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट में परिवर्तित तो हो, ठीक तो है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित होता है, दोनों में नहीं, दोनों में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में होगा चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हो जाएगा, ठीक ना। तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या भी किए? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से किए तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और जल की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसे किए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से किए, क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम, ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा रे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्लियर जाता है? तो डाइन होगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। क्लियर है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, इसको नहीं, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। अब यहां से क्या है? अम्ल अम्ल तो हम लोग पढ़ लिए। अब यहां से चलेगा भस्म यानी क्षारक या भस्म, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। जिस तरह हम लोग अम्ल को पढ़े थे बारी बारी से, उस तरह भस्म को पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज यही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।